जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा लो वेंसू को लगता है कि पेसू एक एपाथ है और हमें पता चलता है कि उसके डैड भी एक एपाथ हैं। हमें पेसू की बैक स्टोरी पता चलती है। पेसू की मॉम ने सुसाइड किया था और पेसू को लगता है कि उसके डैड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेसू कोई प्लान पे काम कर रहा होता है जिसका नाम है जूलियन। मीनवाइल लो वेंसू की इन्वेस्टिगेशन में वो उनके चीफ ज़ांग के नेफ्यू को अरेस्ट करके लाते हैं। वो लड़के को इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही होती है। वो पुलिस को धमकी भी देता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से चीफ ज़ांग टेम्परेरीली चले जाते हैं और उनकी बजाय चीफ दू आते हैं। चीफ दू लो वेंसू को कुछ अनोनिमस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए देते हैं। पेसू जांग डोंग लांग की सिस्टर यिंग को लेके आता है लो वेंसू को मिलने। यिंग अपना स्टेटमेंट देती है और एसआईडी को बताती है कि उसका भाई किसी का खून नहीं कर सकता। लो वेजाओ पेसू को समझाने का ट्राई करता है कि उसकी मॉम का केस एक सुसाइड ही था, वहाँ पे कुछ और एविडेंस नहीं था, पर पेसू यह मानने को तैयार नहीं है। पेसू ने अपने मैंशन के लिविंग रूम के बीच में एक चेयर रखी होती है। ये चेयर जहाँ पे रखी होती है उसके डायरेक्ट सामने उसकी मॉम ने सुसाइड किया था। हम पेसू का एक सपना देखते हैं जिसमें वो अपनी डैड की स्टडी में जाता है। हम कुछ फ्लैशेस देख सकते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि पेसू के डैड उसकी मॉम को हर्ट कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि पेसू अभी सो रहा है और ये सब उसके सपने में हो रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई उसकी मेमोरी हो। उसके डैड के डेस्क पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं और हम देखते हैं एक यंग पेसू जो ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ ढूंढ रहा होता है। बाहर से आवाज़ आती है कि उसके डैड अंदर आ रहे हैं और उसकी मॉम डैड को खाने के लिए बुला रही होती हैं। यंग पेसू पैनिक करता है और उसके हाथ में से सारे पेपर गिर जाते हैं। अडल्ट पेसू वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का ट्राई करता है, पर जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स को टच करता है सारे डॉक्यूमेंट्स जल के राख हो जाते हैं। पूरा रूम हिलने लगता है जैसे कि कोई अर्थक्वेक आया हो और चीज़ें नीचे गिरने लगती हैं। पेसू अपनी मॉम को देखता है जो कहती है, पेसू क्या तुम मुझे मार डालोगे? उसके डैड कहते हैं, पेसू हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। उसकी मॉम कहती है, सेव मी पेसू। उसके डैड उसे डांटते हैं, तुम्हें एक पेट पे दया आ रही है पेसू? पेसू एकदम शॉक में जागता है और सांस लेने का ट्राई कर रहा होता है। अगले दिन पेसू थेरेपी में गया होता है। डॉक्टर बाई पूछती हैं, क्या तुम अभी भी सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हो? पेसू मुस्कुरा के कहता है, पहले जैसे नहीं। डॉक्टर बाय पूछती हैं, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपनी खोई हुई मेमोरी मिल गई? पेसू फिर से मुस्कुराता है। डॉक्टर बाय कहती है, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, पिछले 1 साल से तुम मुझे रेगुलरली क्यों देखने आ रहे हो? तुम्हारे रिपोर्ट के हिसाब से तो तुम दूसरे लोगों से भी ज़्यादा हेल्दी हो। पेसू कहता है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। डॉक्टर बाई कहती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। 1 साल हो चुका है और मुझे अभी भी नहीं पता तुम क्या छुपा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल भी क्लोजर नहीं हुए। अभी भी मुझे नहीं पता कि तुम वो मेमोरी रिकवर करने का ट्राई क्यों कर रहे हो। पेसू कहता है, मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी में मास्टर्स करने वाला हूँ। डॉक्टर बाई कहती है, ताकि तुम अपने आप को एग्जामिन कर सको। क्या इसीलिए तुमने मुझे एपैथ्स के बारे में पूछा था? पेसू मुस्कुराकर कहता है, टाइम्स अप। थैंक्स मिस बाय, मैं चलता हूँ। मिस बाय उसे रोकती हैं। पेसू, मैंने हमेशा माना है कि जिस फ्रेंड की तुम बात कर रहे थे वही इंसान तुम्हारी ये मेमोरी अनलॉक करने की है। पेसू कहता है, शायद होगा, पर अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। मिस बाय पूछती है, क्यों? पेसू कहता है, क्योंकि अब मैं ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूँ। पेसू अपने डैड को हॉस्पिटल में मिलने जाता है और वो उनके लिए लिलीज़ लाता है। वो जब रूम में पहुँचता है तब वहाँ पे डॉक्टर भी होते हैं जो उसे कहते हैं कि उन्हें लगा था कि वो सिर्फ उसके डैड के बर्थडेज पे ही आता है। पेसू कहता है कि उसके पास थोड़ा टाइम था तो इसीलिए वो आया है और पूछता है, वो कैसे है? डॉक्टर कहता है, जैसे थे, पर 3 साल हो चुके हैं, अब लगता नहीं कि वो कभी भी जागेंगे। पेसू कहता है, मैं समझ गया, थैंक यू। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी चाहिए
तो उन्हें कांटेक्ट करें। पर डॉक्टर को पेसू पे थोड़ा शक होता है। पेसू एक चेयर पे बैठ के कहता है, आपकी कितनी चिंता करते हैं यहाँ पे। आई सपोज़ ये इसलिए है क्योंकि सोते हुए आप लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हो। क्या आपको अभी भी याद है 88.6 FM? इसका नाम चेंज करके एनलाइटनिंग रीडिंग कर दिया है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट का नाम। उसके आईडी पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला, जैनिटर। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि एक आध बार वो एक क्लासिक नॉवेल रीड करता है। आपको क्या लगता है इस बार वो क्या हिंट दे रहा है? ये कहते हुए पेसू उसके डैड की वेंटिलेटर की सेटिंग्स कम कर रहा होता है ताकि उसके डैड सफ़र करे, और कुछ देर के बाद वो उसे नॉर्मल भी कर देता है और कहता है, मजाक कर रहा था, तुम्हारे जैसे लोगों को तो डर भी नहीं लगता ना। रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा होता है और जो डॉक्टर होता है वो ये सब देख रहा होता है। ताउसे एसआईडी पे आता है और लुओ वेइजाओ को कॉल करता है। लुओ वेइजाओ पूछता है, कैसे चल रहा है? ताउसे कहता है, ये लीड एक डेड एंड है, टीम अभी ही वापस आई है, हम विक्टिम एनालिसिस रिपीट कर रहे हैं। तुम्हारा क्या, तुम अभी भी बाहर हो? लुओ वेइजाओ कहता है, तुम्हें जांग डोंगलान पे फॉलो अप करना चाहिए। ताउसे कहता है, जांग डोंगलान? उसे तो हमने रूल आउट नहीं कर लिया था। वेइजाओ कहता है, उसकी बहन मुझे मिलने आई थी, उसने एक मिस्ट्री इंसान की बात की जिसका लास्ट नेम फंग है। ताउसे कहता है, शायद ये वो होगा जिसे ही सोंगी चिंगवांग क्लब पे मिलने गया था, हो सकता है जंग डोंगलान उसे जानता हो। कैप्टन लुओ कहते हैं, इसीलिए फिर से डोंगलान को इंटरोगेट करो और पता करो कि उस क्लब पे उस रात कौन कौन था। ताउसे कहता है, समझ गया, पर उसकी डिटेनमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ और भी है तो क्या मैं चीफ दू को इन्फॉर्म करूँ ताकि हमें थोड़ा और टाइम मिल सके? कैप्टन लुओ कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम ख़त्म हो जाए तो उसे छोड़ देना। ताउसे कहता है, पर अगर हम ऐसा करें तो हम फिर से ही सोंगी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। कैप्टन लुओ कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कैप्टन लुओ जिस टैक्सी में होता है उसका ड्राइवर ये सब ध्यान से सुन रहा होता है। कैप्टन लुओ उसके पास आता है और कहता है, मिस्टर, ये एसआईडी का ऑनगोइंग केस है और इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद ही इसकी डिटेल्स बाहर आएगी। आई होप कि ये सब तुम अपने पास रख सकते हो। ड्राइवर कहता है, आपने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। लुओ वेइजाओ स्माइल करता है और कहता है, चिनसन। ये नाम सुन के ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है। हमें पता चलता है कि ड्राइवर का नाम चिनसन है। वेइजाओ कहता है, इलीगल पार्किंग, इसकी तो तुम्हें टिकट मिलेगी। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बात करूँगा। चिनसन कहता है, क्या? तुमने अभी क्या कहा? वेइजाओ पूछता है, क्या तुम वो नहीं हो जिसने अनोनिमस लेटर भेजा था? उस लेटर में 3 केसेस की डिटेल थी। जो पहले विक्टिम थे उसका नाम था चिन युआन, जो तुम्हारी बड़ी बहन है, और उसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए अरेस्ट किया गया था। वो ड्रग अब्यूज़ से मर गई। चिनसन तुरंत ही कहता है, मेरी बहन वैसी नहीं है। वेइजाओ कहता है, तुम्हें लगता है कि गैंग वालों ने उसे ज़बरदस्ती ड्रग्स दिए थे। तुम्हारे लेटर्स में तुमने कहा था कि तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई बैकअप कर रहा है, पर मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, मुझे कोई भी एविडेंस नहीं मिला। चिनसन कहता है, 1 महीने में 4 जन मारे गए, ये एविडेंस नहीं है? कोई एविडेंस नहीं था, इसीलिए तो उसका केस इतनी जल्दी क्लोज़ कर लिया था। तो क्या मेरी बहन की कोई कदर नहीं करेगा? वेइजाओ कहता है, केस बनाने के लिए एविडेंस चाहिए। चिनसन कहता है, कुछ भी, मैं पूरे शिंजो का ध्यान इस पे लाऊंगा, फिर तुम्हें ठीक से इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। वेइजाओ कहता है, अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो तुम खुद एसआईडी पे क्यों नहीं आए? ये अनोनिमस लेटर्स क्यों भेज रहे हो? तुम्हें किसका डर है? चिनसन कहता है कि उसे लगता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मोल है। लास्ट होप। शीशा की ऐसी हालत हो चुकी है और तो भी तुम अपने आप को शिंजो का लास्ट होप बुलाते हो। लास्ट होप? कहाँ का लास्ट होप? वेइजाओ कहता है, चिनसन, अगर शेयरशी डिपार्टमेंट के जैसे हमने भी इस सब को मान लिया होता तो हम अभी पुलिस स्टेशन पे बात कर रहे होते। मैं यहाँ तुम्हें सीक्रेट में मिलने नहीं आया होता। आई डोंट केयर कि तुम हम पे भरोसा करते हो या नहीं। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ तो एसआईडी ही तुम्हारा ओनली होप है।
जिनसन लो वेजाओ को एक फ़ाइल देता है और कहता है, मेरी बहन ये छोड़ के गई थी। उसके पास मुझे कुछ भी बताने का टाइम नहीं था। उस टाइम पे वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी, जैसे कि वो किसी चीज़ से डरी हुई हो। मैंने उसे इसके बारे में पूछा भी था, पर उसने मुझे कहा कि अपने काम से काम रखूं। उस टाइम पे मुझे लगता है कि उसने किसी को कॉल किया था, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन था। कैप्टन लुओ पूछता है, गोल्डन ट्रायंगल पे जो खाली ज़मीन है उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? जिनसन कहता है, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं लेता। लियो वेंसो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, एक और बात, एसआईडी ये केस सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तुम ये मानो या नहीं, कितनी चीज़ें सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तुम्हें कोई प्रूफ भी मिल जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ गए? जॉनसन नॉड करता है। कैप्टन लियो कहता है, अगर कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल करना। जॉनसन ने उसे एक फ़ोटो एल्बम दी होती है। लियो वेंसो नोटिस करता है कि हर फ़ोटो के पीछे कुछ डिटेल्स लिखी हुई होती है। वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि सू यिंग को इन्वेस्टिगेट करें। लांग चियाओ ताओसो के पास आती हैं। ये जांग दोंगलान तो पूरा पागल है। मैंने उसे कहा कि उन सब का नाम लिखे जो लोग वहाँ पे थे, और आप ही देखो उसने मुझे कैसी लिस्ट दी है। शिनजो में जितने भी इन्फ्लुएंशियल बाबू के बेटे हैं, लगता है वो सब उसी क्लब पे थे। ताओसो कहता है, अब हमें पता करना होगा कि इन सब में से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कौन है। इन सब को बुलाओ, हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। लांग चाओ कहती हैं, और दोंगलांग का क्या? डिटेनमेंट लिमिट ख़त्म होने आई। ताओसो कहता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो प्रोटोकॉल है कि हम उसे छोड़ देंगे। लांग चाओ कहती है, और बस हो गया? ताओसो कहता है, हाँ, अब यहाँ खड़ी मत रहो, काम पे लगो। एसआईडी के स्टेशन के बाहर कुछ लोग आए होते हैं। वहाँ पे साइड पे फेदू एक गेम खेल रहा होता है। कैप्टन लुओ आके देखता है कि फेदू वहाँ पे है तो वो उसके पास जाता है। वो कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम जंग डोंगलांग जैसे लोगों के साथ क्यों हैंग आउट कर रहे हो? फेदू अपनी गेम रख देता है और कहता है, क्योंकि मुझे उसकी लाइफ फिलॉसफी इंटरेस्टिंग लगती है। तभी जंग डोंगलांग बाहर आता है और उसके फ्रेंड्स उसे मिलने जाते हैं। डोंगलांग कहता है, तुम सब मेरे अच्छे फ्रेंड्स हो, तुम्हें चाहे कुछ भी हो, तुम सिर्फ मेरा नाम लेना। मैं डोंगलान तुम्हारे लिए हाजिर रहूँगा, तुम्हारे लिए तो मैं गोली भी खा सकता हूँ। वो सबको फिस्ट बम्प करता है और देखता है कि पेसू भी वहाँ पे है। वो अपने हाथ आगे कर देता है और पेसू उसे हग करने जाता है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी आती है जो कह रही होती है, तुम में से किसने मेरे बेटे को मारा? वो एक एक करके सबका हाथ पकड़ती रहती है और वो डिस्कस में अपना हाथ छुड़ाते रहते हैं। वो दोंगलांग को पकड़ लेती है और उसके फ्रेंड्स उसे बचाने जाते हैं। वेंसो उनके बीच में आ जाता है और सबको कहता है, तुम सब निकलो यहाँ से। दोंगलांग जा रहा होता है तब आंटी अपना हाथ छुड़ा के फिर से उसे अटैक करती है, पर वो उसकी बहन यिंग का हाथ पकड़ लेती है। फेदू और वेजाओ आंटी को पकड़ लेते हैं और वो रोते रोते ज़मीन पे गिर जाती हैं। वो कहती है कि ये लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो जानना चाहती है कि किसने उनके बेटे को मारा। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और हम देखते हैं कि एक हाथ से उन्होंने फेदू का पैंट पकड़ा है। फेदू नीचे बेंड होके उनका हाथ अपने हाथों में लेता है और उन्हें खड़े होने का कहता है। वेजा और फेदू उन्हें खड़े होने में हेल्प करते हैं। फेदू अपनी कार दोंगलांग को देता है और कहता है, तुम लोग जाओ। आंटी और रोने लगती है। वो कह रही होती है कि तुम लोग नहीं जा सकते। फेदू वेजो को पूछता है, क्या मैं कुछ देर के लिए इनके साथ रुक सकता हूँ? वेजो नोड करता है। वो आंटी को कहता है, आप अंदर चलिए और मुझे बताइए कि आपके दिमाग पे क्या है। वेजो भी कहता है कि मैम आप अंदर जाइए। फेदू उन्हें एसआईडी के स्टेशन में ले जाता है। यिंग और उसका बॉयफ्रेंड कैप्टन लियो को थैंक करने आते हैं। कैप्टन लियो कहता है, मुझे थैंक यू मत कहो, हम सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। यिंग का बॉयफ्रेंड कहता है, आप बहुत हम्बल है कैप्टन लियो, अगर आपने दोंगलांग का नाम क्लियर नहीं किया होता तो आज वह एसआईडी से बाहर नहीं आ पाया होता। वेजा कहता है, किसने कहा उसका नाम क्लियर हो चुका है? हमारे पास एविडेंस नहीं था तो टाइम लिमिट के बाद हमें उसे छोड़ना पड़ा। वो यिंग को पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यिंग कहती है, हाँ। उसका बॉयफ्रेंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जो होंगचुआन। वो एक अटर्नी है। वो अपना बिजनेस कार्ड कैप्टन लियो को देता है।
कैप्टन लियो बिजनेस कार्ड देख के कहता है, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर और मैं एसआईडी। ये तो अच्छा ही होगा कि हम एक दूसरे को उतना ना मिले। लगता है तुम डोंगलांग से काफ़ी क्लोज हो। उस रात को तुम भी चिंगवांग क्लब पे थे? जो होंग जुआंग कहता है, डोंगलांग और मैं पुराने दोस्त हैं, तो ऐसी गैदरिंग्स पे मैं इनवाइटेड ही होता हूँ। लियो वेइचाओ एक सिगरेट ढूंढ रहा होता है, पर उसका पैक खाली होता है, तो जो उसे अपनी सिगरेट ऑफर करता है। लियो वेंसो एक सिगरेट लेता है, तो जो होंग जुआंग कहता है, कैप्टन लियो, आप दूसरी सिगरेट ले सकते हैं। कैप्टन लियो कंफ्यूज होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? जो कहता है, कुछ नहीं, बस ये एक पुरानी फैमिली ट्रेडिशन है। जब हम सिगरेट का पैक खोलते हैं तब हम एक लेके उसे रिवर्स करके वापस रख देते हैं और एक विश मांगते हैं। अगर उसे लास्ट में स्मोक करो तो तुम्हारी विश सच हो जाएगी। कैप्टन लियो कहता है, ये तो मैंने पहली बार सुना। उस सिगरेट रख देता है। तभी डोंगलांग पीछे से आवाज़ करता है, यिंग चलो ना, मैं थक गया हूँ। रात हो चुकी होती है। लियो वेंसो और ताओसा देखते हैं कि फेदू अभी भी उस आंटी के साथ ही हैं। आंटी उसके शोल्डर पे सो गई होती हैं। वो उसके पास आके पूछते हैं, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? पेसू कहता है, मैंने उन्हें कहा कि मैं उन्हें गेस्ट हाउस पे ले जाता हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। वो यहीं पे रहना चाहती है जब तक तुम लोग खूनी को नहीं पकड़ लेते। वेइचाओ कहता है, पर वो यहाँ पे सो नहीं सकती। ताओसा आंटी को जगाता है। जागते ही वो पूछती है, क्या आपने खूनी को पकड़ लिया? उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ताओसा कहता है, अभी नहीं, पर हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आंटी, मैं आपको गेस्ट हाउस पे ले जाता हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, ये बस बाजू में ही है। मैं आपको कल सुबह यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है? आंटी नॉड करती है। वो जा रही होती है तब वेइचाओ उन्हें रोकता है। आंटी, क्या ही सोंगी ने कोई फंग नियंग गो के बारे में आपसे बात की थी? आंटी कहती है, नहीं। वेइचाओ दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला होता है तब ताओसा उसका नाम लेता है और नॉड करता है कि नहीं। ताओसा आंटी को लेके जाता है। लियो वेंसो और फेदू स्टेशन के बाहर आते हैं। फेदू कहता है, तुमने कहा कि एविडेंस नहीं है, पर ये तुमने जानबूझ के किया ना? तुमने पब्लिक को कहा कि तुमने डोंगलांग को इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से रिलीज़ किया है, पर सच तो ये है कि तुमने चिंगवांग क्लब की सर्वेलेंस फुटेज चेक की और उसके पास एक एलिबाई है ना? वेइचाओ कहता है, तुम्हें किसने बताया? फेदू कहता है, किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास दिमाग है। लियो वेंसो कहता है, मिस्टर पे, तुम बोर्ड हो या कुछ? तुम्हारे एम्पायर को तुम्हारे सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही फ्री टाइम है तो कुछ ज़्यादा टैक्सेस भर दो, हर चीज़ में अपनी नाक मत घुसाओ। तभी ताओसा वापस आता है। तुम दोनों का हो गया? ये क्या है तुम दोनों को? इस बार किसने स्टार्ट किया? दोनों में से कोई कुछ भी नहीं कहता। वेइचाओ पूछता है कि आंटी कैसी हैं? ताओसा कहता है कि लगता है अब वो ठीक हैं, पर उन्हें नहीं लगता कि हम ये केस के बारे में सीरियस हैं। बाय द वे, मैंने उन्हें पूछा, उन्होंने कहा कि ही सोंगी ऐसे कोई स्पेशल इंसान को नहीं मिला था शिंजो में। उन्हें 1,00,000 युआन के बारे में भी नहीं पता था। ताओसा कैप्टन लियो से घर जाने की परमिशन मांगता है। कैप्टन लियो पूछता है कि क्या हुआ। ताओसा हेजिटेट करता है, फिर कहता है, मुझे ब्लाइंड डेट पे जाना है। लियो वेइचाओ और पेसू साथ में कहते हैं, ब्लाइंड डेट? पेसू कहता है, आप सच में एक ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो? ताओसा कहता है, अरे अब मैं जवान नहीं रहा, मेरी फैमिली ने मेरे लिए सेटअप किया है। ताओसा देखता है कि फेदू बहुत सैड लगता है और वो एकदम से बोलना बंद कर देता है। वो कुछ कहने जाता है तब पेसू कहता है, इट्स ओके, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इट्स टाइम कि आप भी अपनी ज़िंदगी जियो। वो मुस्कुराता है और कहता है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ बने उससे पहले एक बार तो मुझे उसे मिलना चाहिए। ताओसा कहता है, अरे एक ब्लाइंड डेट ही है। पेसू कहता है, आप ये पहन के जाओगे? वेइचाओ कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो उससे पड़ेगा कि डिनर के बाद तुम उसे कौन सी कार में ले जाओगे। लियो वेइचाओ और फेदू साथ में अपनी कार कीज़ देने की ऑफ़र करते हैं। ताओसा पेसू की कार लेता है। लियो वेइचाओ और पेसू डिनर करने बैठते हैं। लियो वेइचाओ एकदम स्पीड में खाने लगता है। पेसू सिर्फ उसे देख रहा होता है। वेइचाओ उसे देख के कहता है, खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे? कोई एलर्जीज़ है? पेसू कहता है, हाँ, और फिर पूरी लिस्ट देता है कि वो क्या क्या नहीं खा सकता।
जिसमें अनियन, जिंजर, गार्लिक, एनिमल्स, प्लांट्स, टोमेटोज, ब्रिंजल्स, टोफू सब कुछ होता है। वेजाओ कहता है प्रॉन्स भी नहीं खा सकते। पेसू कहता है उन्हें पील करते हुए मेरे हाथ ऑयली हो जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वेजाओ अपनी प्लेट में से एक चीज़ निकालता है। स्वीट, ये तो खा सकते हो ना। वो उसे फेदू की डिश में रखता है। फेदू धीरे से एक छोटा सा बाइट लेता है। लुओ वेजाओ ये देख के कहता है आई एम क्यूरियस, तुम बड़े कैसे हो गए? मेरी बिल्ली से ज़्यादा नखरे हैं तुम्हारे। लुओ यूगियो का नाम सुन के फेदू लुओ वेंसो की ओर देखता है। लुओ वेंसो फेदू की प्लेट में से एक प्रॉन लेता है और उसे पील करने लगता है। लगता है कि मैं अपने बिल्ली को ही खिला रहा हूँ। ये लीजिए मिस्टर पे, आपके लिए प्रॉन। मुझे लगता है ताउसो ने ही तुम्हें बिगाड़ा है। तुम आधी रात को प्रॉन्स मांगो तो वो जल्दी से लेने जाएगा। अगर तुम मेरे साथ रहते तो। वो अपना सेंटेंस ख़त्म करे उससे पहले पेसू कहता है मेरे पास सिर्फ कप नूडल्स होते खाने को। लियो वेजाओ को रियलाइज़ होता है कि उसकी भी ईटिंग हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं हैं। कुछ देर के लिए दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता। फिर पेसू कहता है मैं कॉलेज गया उससे पहले मैं ताउसो के घर पे बहुत जाता था। मैंने उन्हें कितना परेशान किया होगा। लियो वेजाओ कहता है मैं ऐसा नहीं कहूँगा। वो आगे कुछ कहे उससे पहले पेसू कहता है उस टाइम पे भी मैं ये सोचता था अगर एक दिन उनकी शादी हो गई तो ऐसे बार बार उनके घर पे नहीं आ पाऊँगा। मेरे साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि जब एक फ्रेंड फैमिली स्टार्ट करता है या कहीं और रहने चला जाता है, जब कोई फैमिली मेम्बर बूढ़े होके मर जाते हैं तो इन्हें इवेंट्स नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि ये नेचुरल लॉ का बस एक पार्ट है। जैसे कि कोई सनी डे, बारिश या स्नो, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव एंड इटर्नल, इनसे अटैच हो जाना तो जैसे सीज़न के चेंज होने पे रोने जैसा है। मीनिंगलेस, दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं और मैं भी। चेंज या सेपरेशन को रिजेक्ट करना ये लॉजिकल नहीं है। तो धीरे धीरे मैं भी मान गया ताउसो राइट है, मुझे अपने पास्ट को इतने टाइटली नहीं पकड़ना चाहिए। वेजाओ कहता है तुम एक साइकाइट्रिस्ट को मिलते हो। फेदू स्माइल करता है और वेजाओ कहता है ये उस सपने की वजह से है। पेसू कहता है वो सपना तो कब का रुक गया। वेजाओ कुछ और कहने वाला होता है पर उसे एक कॉल आता है। कॉल पे कोई उसकी मदद मांग रहा होता है और कॉल एकदम से कट हो जाता है। वेजाओ रिटर्न कॉल करता है पर कोई पिकअप नहीं करता। वो फेदू को कहता है कि कुछ खा ले और वो दौड़ता हुआ चला जाता है। हम देखते हैं कि पहले भी जब भी लुओ वेजाओ को कॉल आता था तो वो खाने के बीच में भी काम पे चला जाता था। फेदू कहता है सेम ओल्ड, पहले जैसा ही है। कुछ भी नहीं बदला। रास्ते में लुओ वेजाओ सेंटर को कॉल करता है और उन्हें कितने नंबर्स ट्रेस करने के लिए देता है। वो ट्रेस की हुई लोकेशन पे पहुंचता है और वहाँ पे उसे एक फेमिलियर नेम प्लेट दिखती है। वो उस कार के पास जाता है और देखता है कि उसके बाजू में सिगरेट बट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे कलेक्ट हुए हैं, जैसे कि कोई वहाँ पे वेट कर रहा था। उसे कॉल आता है कि जिसने उसे कॉल किया था उसका नाम हु शिचुआन है और वो उसे हु शिचुआन की फ़ोन की डिटेल्स सेंड करते हैं। वेजाओ उन्हें कहता है कि चीफ दू को उसके लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करे और उसका फ़ोन ट्रैक करे। लुओ वेजाओ को रियलाइज़ होता है कि चंजिन होंगफू नाइट क्लब पे नज़र रखे हुए था। उसे चीफ दू का मैसेज आता है कि वो लोग वहाँ पे 30 मिनट्स में पहुँच रहे हैं और वेजाओ रेकलेसली कुछ ना करे। वेजाओ उनकी नहीं सुनता और होंगफू नाइट क्लब पे जाता है। वो रिसेप्शन पे जाके एक रूम मांगता है और कहता है कि उसके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। वो एक सर्वर भी मांगता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे फ़ोटोज़ दिखाती है। वेजाओ कहता है कि ये फ़ोटोज़ तो बहुत एडिट किए हुए हैं और उसे कुछ नॉर्मल चाहिए। वो पूछता है कि यहाँ पे कोई हु शिचुआन नाम की लड़की है। रिसेप्शनिस्ट नाम सुन के सरप्राइज होती है। वेजाओ कहता है क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट कहती है कुछ नहीं, वैसे यहाँ पे सर्वर्स निकनेम्स यूज़ करते हैं, तो जब आपने उसका रियल नेम यूज़ किया तो मैं थोड़ी सरप्राइज थी। हु शिचुआन लिंडा है सर। लिंडा को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ना आप किसी और को चूज़ कीजिए या फिर आप उसे जानते हो। वेजाओ टैबलेट अपने हाथ में लेता है पर वो रिजेक्ट कर लेता है और कहता है कि उसे लिंडा ही चाहिए। एक आदमी वेजाओ को उसके खरीदे हुए रूम पे ले जाता है और कहता है कि लिंडा कुछ ही समय में आपके पास आएगी। लियो वेजाओ इधर उधर देखता है और उसे एक सॉकेट में कैमरा दिखता है। वो कैमरा से छुपा के
एक नोट निकालता है। हमें पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे ये नोट पास की थी। नोट में लिखा हुआ होता है कि कोई उसके पीछे है और इसीलिए उसे कॉरिडोर का लास्ट रूम दिया गया है। कुछ सर्वर्स बियर्स लेके आते हैं और कुछ ही देर में लिंडा भी आती है। लियो वेइचाओ उसे अपने साथ बिठाता है। वो कुछ बात करते हैं। फिर लियो वेइचाओ पूछता है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? लिंडा टॉपिक चेंज करने का ट्राई करती है। वो खड़ी होती है पर लियो वेइचाओ उसका हाथ पकड़ के उसे वापस बिठाता है। लियो वेइचाओ उसे एक ड्रिंक देता है और टेबल पे अपने हाथ से लिखता है SID। लिंडा एकदम से खड़ी हो जाती है और पॉइंट करती है कि पीछे सॉकेट में कैमरा है। क्लब के ऑफिस में वो CCTV देख रहे होते हैं। उन्हें ये मूव सस्पिशियस लगता है। फर्स्ट एपिसोड में सु होंगलियांग के साथ जो आदमी था वो उनका बॉस है। लियो वेइचाओ लिंडा को वापस अपने पास बुलाता है और जैसे वो कैमरा के सामने से हटती है, बॉस देखता है कि लियो वेइचाओ उनके एस्टेब्लिशमेंट में है। वो कहता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वो उसके आदमियों को कुछ करने से रोकता है क्योंकि लियो वेइचाओ SID है। मीनवाइल लियो वेइचाओ लिंडा को सवाल पूछ रहा होता है। वो अपने मुंह से कुछ सवाल पूछता है और अपने हाथ से कुछ और लिखता है। पहले वो पूछता है कि क्या वो लिंडा चन को जानती है। लिंडा हाँ कहती है। फिर वो पूछता है कि क्या चन यहाँ पे है। लिंडा हाँ कहती है और फिर वो डबल मीनिंग में बताती है कि चन अपनी बहन को ढूंढते हुए यहाँ आया था और उसकी बहन यहाँ पे पहले काम करती थी और इस सब के बारे में चन भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। लियो वेइचाओ पूछता है कि चन ने ये सब रिपोर्ट क्यों नहीं किया। लिंडा कहती है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी केयर नहीं करता। फिर लियो वेइचाओ उसे गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पूछता है। लिंडा नॉड करती है कि हाँ, चन की बहन को गोल्डन ट्रायंगल के बारे में कुछ पता था। बॉस उनकी बातें देख रहा होता है और वो गेस करता है कि लिंडा ने लियो वेइचाओ को बताया कि चेनसन ठीक है। वो अपने आदमियों को चेनसन पे चेक करने के लिए भेजता है। वो आदमी थोड़ी देर में वापस आता है और कहता है कि चेनसन मर गया। वो अपने आदमियों पे गुस्सा करता है और उन्हें लियो वेइचाओ के पीछे भेजता है। लियो वेइचाओ देखता है कि वो लोग आ रहे हैं और वो लिंडा को पूछता है कि चेनसन कहाँ पे है। लिंडा कहती है कि वो ऊपर के स्टोर रूम में है। लियो वेइचाओ उन आदमियों को फाइट करने लगता है और लिंडा को कहता है कि वो विंडो से जंप करे। लिंडा विंडो से कूद जाती है और लियो वेइचाओ टेरेस पे जाता है। वहाँ पे भी लोग होते हैं। वो उन्हें फाइट करते हुए स्टोर रूम तक पहुँचता है और वहाँ उसे पता चलता है कि चेनसन मर गया है। एक आदमी आके लियो वेइचाओ की बैक पे एक एक्स मारता है। पहले तो लियो वेइचाओ फाइट करने लगता है पर फिर वो भी विंडो से कूद जाता है। वो भागने का ट्राई कर रहा होता है तब लिंडा उसे बुलाती है। वेइचाओ उसे कहता है, मैंने तुम्हें भागने का कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिंडा कहती है, मैं तुम्हारे लिए वरीड थी, तुम ये जगह को नहीं जानते, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। क्या तुम्हें चेनसन मिला? तभी कुछ बाइकर्स उनके पीछे आते हैं। वो दौड़ने लगते हैं पर दूसरी तरफ से एक कार आ रही होती है। वो कार आके उनके सामने स्किड करती है और बाइकर से जाके टकराती है। कार के अंदर फेदू होता है। वो कहता है, गेट इन। लिंडा और लियो वेइचाओ जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 3rd एपिसोड ख़त्म होता है। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि फेदू इज़ इनक्रेडिबली सिमिलर टू मैल्कम। आई हैव मोर सिमिलैरिटीज़। दोनों में से कोई भी खाना ही नहीं खाता। लाइक मैल्कम लिटरली नेवर ईट्स। उसके फ्रिज में कुछ नहीं है। सेम विद फेदू, ही डजंट ईट एज वेल। दे आर बोथ इन लव विद अ कॉप। ये दोनों साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं और इन दोनों को नाइटमेयर्स एंड नाइट टेरर्स का प्रॉब्लम है। लाइक दे आर सो सिमिलर। आई लव बोथ ऑफ देम। वो जो सीन है जिसमें फेदू और लियो वेइचाओ खाना खा रहे होते हैं एंड फेदू इतनी डेलिकेटली वो एक छोटा सा पीस खाता है अपनी स्वीट का एंड आई एम लाइक, यू आर अ प्रिंसेस सर, यू आर अ प्रिंसेस। और लियो वेइचाओ उसे जैसे देख रहा होता है ऑलमोस्ट इन अ पिटिफुल वे कि ये लड़की के लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक ये खा भी नहीं पाता। देयर इज़ समथिंग पिटिफुल अबाउट इट बट ऑल्सो अभी लियो वेइचाओ के दिल में फेदू के लिए थोड़ा गुस्सा भी है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ दैट वियर्ड फीलिंग कि उसे उस पर दया भी आ रही है। ही केयर्स सो मच अबाउट इट, he cares so much about him and उसे उस पर अभी गुस्सा भी आ रहा है।
एपिसोड के स्टार्टिंग में फेदू इज टॉर्चरिंग हिज फादर एंड लाइक एक सेकेंड के लिए भी आपको अगर इस आदमी पे दया आ रही हो तो लेट इट गो. ही डज नॉट डिजर्व इट. ही इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट फिक्शनल डैड्स एवर. एंड दिस इंक्लूड्स लाइक people who are serial killers who have tormented their children for 1,000 years. और उसमें भी कुछ ही सालों में ये फेदू का डैड इतने हाई रैंकिंग पे चला गया है. एंड जस्ट यू वेट, इट्स सो ट्विस्टेड. आपने जो भी एक्सपेक्ट किया होगा उससे 100% बुरा ही है. लाइक when I was reading it, I was like, this is so disgusting. I never expected. इसका जो सेटअप है with that, I never expected कि फे चिंगयू इतना बुरा इंसान हो सकता है. स्पीकिंग ऑफ उसका नाम लास्ट एपिसोड में I was like फे चिंगजायू, but that's not his name. It's फे चिंगयू. That's my honest mistake. और स्पीकिंग ऑफ ईटिंग, लाइक लो वेजाओ को भी रियलाइज़ होता है कि यस फेदू की ईटिंग हैबिट्स बुरी है पर उसकी भी ईटिंग हैबिट्स इक्वली बुरी है. लाइक वो पेट भर के खाना खा रहा है. दैट डजंट मीन ही इज़ ईटिंग हेल्दी. ही इज़ ईटिंग नाइस कि उसके लिए लॉन्ग रन में ये अच्छा रहेगा. टू से नथिंग ऑफ द फैक्ट कि द गाय स्मोक्स एंड लाइक वेजाओ इज़ सो डेडिकेटेड टू हिज जॉब एंड ही इज़ सो स्मार्ट एट इट. एंड उसमें वो अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करता रहता है. And they're like two pieces of the same coin because उनकी determination जो है, उनके कुछ behaviors जो है, they're so similar. And Wei Jiao can figure out Fei Du and Fei Du can figure out Wei Jiao and it's so everything. वो जो सीन है जब दोंगलांग को फ्री कर देते हैं और यिंग का बॉयफ्रेंड Wei Jiao को सिगरेट देता है, I was like so fascinated by it क्योंकि वो एक कस्टम की बात कर रहा है. क्योंकि वो जो बात है ना कि पहली सिगरेट निकाल के उसके रिवर्स करके उस पर विश मांगने की, दैट इज़ अ कस्टम. लाइक हम विशेस कैसी चीज़ों पे मांगते हैं, लाइक अ शूटिंग स्टार और लाइक अपनी आई लैशेस निकल जाती है दैट, और लाइक जब हम छोटे होते हैं एंड यू नो द टूथ फेरी स्टफ. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर यूज्ड टू विशिंग फॉर. और उन चीज़ों में थोड़ा मैजिकल भी होता है क्योंकि वी आर यंग. हम छोटे होते हैं तो हम बिलीव कर लेते हैं कि ऐसा सब होगा. हमें फैंटेसी में अच्छा लगता है. बट नो चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू सिगरेट्स. और तो भी उसके पीछे एक ट्रेडिशन है, एक स्टोरी है जो ये लोग अपने आप को बोलते हैं. दे कीप रिपीटिंग ओवर जनरेशन एंड जनरेशन. एंड आई जस्ट फाइंड दैट सो फैसिनेटिंगली ह्यूमन कि हम इंसान में थोड़ी ऐसी मैजिक की इच्छा होती है, थोड़ी फैंटेसी की इच्छा होती है, दैट इवन वंस वी आर ओल्डर हम ये थोड़ा एस्पेक्ट पकड़ के रखते हैं अपने दिल में. that's so human. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.